पहले ट्विटर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता प्रवेश शुक्ला एक वायरल वीडियो में नजर आता है। इस बेहद ही शर्मनाक वीडियो में प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करता दिखता है। वीडियो की सभी ने खूब भर्त्सना की, यहां तक कि सत्ता के दबंगों को जमकर आड़े हाथ लिया गया। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। सीएम शिवराज ने गुरुवार को पीड़ित व्यक्ति को सीएम हाउस बुलाया, उसके पैर धोए और कहा कि उनके मन की वेदना ऐसे ही कम हो सकती थी, इसीलिए पीड़ित के पैर धोकर उस पानी को माथे से लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आज सीधा संवाद पेशाब कांड पर हो रही राजनीति पर, साथ ही साथ करेंगे चर्चा भारत में आदिवासियों की स्थिति पर भी। तो इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो सत्ता के दबंग होते हैं, जो सत्ता से करीब लोग होते हैं, वो क्यों आखिर अपनी ताकत का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं उसको किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित करने, उसका शोषण करने के लिए वो खुद का अधिकार समझ बैठते हैं। कुछ सवाल स्ट्रेट टॉक में हम दर्शकों के सामने इसी मसले से जुड़ा उठाना चाहते हैं। ये सवाल क्या है, आइए देखते हैं। क्या प्रवेश शुक्ला पेशाब कांड पर हो रही राजनीति का शिकार हो गया है, या फिर प्रवेश शुक्ला को जिस तरह से ट्रीटमेंट मिली है ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। आरोपी के घर पर बुलडोजर का चलाना कितना न्यायपूर्ण कहा जा सकता है? क्या आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाना सही कार्रवाई है? क्या मध्य प्रदेश में 18 सालों के बीजेपी शासन में आदिवासी सम्मानित किए गए हैं? चुनावी साल में क्या सीएम को आई प्रदेश के आदिवासियों के सम्मान की याद? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। शिवराज चौहान सरकार आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण में कितनी सफल कही जा सकती है? क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि भारत में, पूरे भारत में सबसे बड़ी आदिवासी आबादी अगर कहीं रहती है तो वो मध्य प्रदेश का ही वो प्रांत है, वो राज्य है जहां पर आदिवासी बहुत बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में निवास करते हैं और उन्हें एक बड़े वोट बैंक के रूप में भी देखा जाता है। कहीं ना कहीं जब ये पेशाब कांड सामने आया तो सबके मन में ये शंकाएं उठने लगी और सब बहस करने लगे हैं कि क्या इस कांड से बीजेपी से जुड़ा जो वोट बैंक है आदिवासी समुदाय का, वो खिसक जाएगा या फिर नाराज हो जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, विशेष पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत करते हैं, परिचय भी करवा देते हैं विशेषज्ञों से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी मसलों के जानकार सिद्धार्थ सनवारिया जी। सिद्धार्थ सनवारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ मध्य प्रदेश की धरती से ही जुड़ रहे हैं पंकज सोनी, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद नेहा, बहुत धन्यवाद आपको मुझे जोड़ने के लिए जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभय ओहरी जी, जो कि मध्य प्रदेश की आदिवासी समुदाय की जनजाति के जो नेता हैं और बहुत ही लंबे अरसे से आदिवासियों के अधिकारों, उनकी स्थिति, उनकी बदहाली को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तो डॉक्टर अभय ओहरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। जी धन्यवाद जी। डॉक्टर अभय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही ये समझना चाहूँगी कि जब ये पेशाब कांड की तस्वीरें आपने देखी, क्योंकि आप आदिवासियों के अधिकारों की जो है बात करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में, आखिर इस पेशाब कांड को देखकर आपको क्या प्रतीत हुआ, आपको क्या महसूस हुआ? जिस तरह से कार्रवाई हुई है, घटना सामने आई, फिर कार्रवाई की गई और अब तो जो सीएम है वो पीड़ित को सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर धोते हैं और उस पानी को माथे से लगाते हैं और कहते हैं कि जो वेदना थी मेरे मन में वो इसी से शांत हो सकती थी। क्या ये जो हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए मैम, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है जो जय संगठन, जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है पिछले 10-15 सालों से जी। और मैं उनके संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ। हमने ये पहली घटना नहीं देखी, ऐसी कई घटनाएं मध्य प्रदेश में पिछले 5-7 सालों में हमने देखी है जो इससे भी बहुत खतरनाक तरीके से हुई है। जैसे आपको पता होगा कि नीमच में एक व्यक्ति को दोनों पैर बांध के ट्रक के पीछे रगड़ के मार डाला गया था। नेमावर में एक पूरे परिवार को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया था। ऐसी कई संगठन ने जी, मुझे लगता है कि नेटवर्क शायद कमजोर है वहां पर, करने के लिए मजबूर किया। तो
ये जो घटना है ईडी वाली, ये घटना भी ऐसी ही है। जो ये घटना थोड़ी अलग टाइप की है, ये जो मानसिकता उसकी जो दर्शा रही है वो बहुत अलग टाइप की है। इस तरह जी, तो मुझे लगता है कि किसी नेटवर्क की समस्या भी है जिस जगह पर डॉक्टर अभय लोरी जी हमसे का जो मामला आया है जी, पेशाब करने का मामला जो आया है, तो ये पूरे सभ्य समाज और अच्छी मानसिकता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और ये प्रवेश शुक्ला जो भी भाजपा के विधायक प्रतिनिधि हैं वहां के, उनके द्वारा ये घटना की गई है, तो ये निंदनीय है। और मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि इस देश की प्रधानमंत्री आदिवासी वर्ग से, भाजपा ने आदिवासी वर्ग से इस देश को राष्ट्रपति दिया है। और उस देश में अगर किसी आदिवासी व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना होती है तो पूरे समाज के लिए शर्मनाक घटना है। जी बिल्कुल, पूरे समाज के लिए शर्मनाक घटना है। पंकज, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी कि जो ये बातें कही जा रही हैं इस कांड के बाद, कि क्या बीजेपी को ये डर लग गया है कि इस पेशाब कांड की जिस तरह से आलोचना हुई है उससे आदिवासी वोट बैंक जो है उसके झोली से जो है खिसक गया है, और इसी वजह से दनादन जो है कार्रवाई से 2 दिन में ही मैं देख रही हूँ कि आरोपी पे एनएसए लगा दिया जाता है, घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, और आज तो पीड़ित को जो मुख्यमंत्री हैं वो सीएम हाउस बुला लेते हैं, इतनी दूर से सीएम हाउस बुलाया जाता है और उसका पैर धोया जाता है और उस पानी को सर से माथे से लगाया जाता है। कहा जाता है कि मुझे इतनी वेदना हुई इस घटना से कि इसी तरह से ये वेदना शांत हो सकती थी। पंकज, क्या राजनीति चल रही है और राजनीति करने वाला विपक्ष के साथ साथ सबसे बड़ा जो है सत्ताधारी दल बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है? सीधे लेकर चलेंगे पंकज सोनी के पास, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वहां पर वरिष्ठ पत्रकार है और लंबे काल से वहां पर पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। पंकज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो तस्वीरें आई इस पेशाब कांड के बाद, चाहे विपक्ष पर तो आरोप लगा लीजिए कि वो राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी का जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, सबसे पहले तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कह दिया कि प्रवेश शुक्ला से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर आरोपी पर एनएसए लगा दिया जाता है, और उसके बाद सीएम जो है वो सीएम हाउस बुला लेते हैं पीड़ित को, उसका पैर धो लेते हैं और उसका पानी को अपने माथे से लगा लेते हैं और कहते हैं कि इस तरह से मेरी वेदना जो है वो शांत हुई है। आप इस घटनाक्रम को, ये जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, किस तरह से देखते हैं? और मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या वोट बैंक है, क्या मजबूरी है, जो कि क्योंकि वहां पर ये भी है कि लगभग 40 की तादाद में विधानसभा सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें हैं, ये भी वजह है कि सीएम जो है इस तरह से करते हुए दिख रहे हैं, ये आरोप, और आपका क्या कहना? नेहा, मैं ये कहता हूं कि इस विषय को लेके कि आंखों से देखना ऐसी घटना, वो भी 21वीं सदी में, जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ शिक्षा का बहुत प्रभाव है और अब लोग पढ़ने विदेश भी जा सकते, पहले भी जाते थे लेकिन अब तो बहुत शुक्र हो गया है कि कोई कहीं पे भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। ये पढ़ने की आजादी हमको मिली हुई है और ऐसा नहीं कि इस देश में कम हो, अब स्कूलों की संख्या भी लाखों की संख्या में है। तो वहां किसी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हुए देखना बहुत ही वेदनाकारक है, बहुत ही दुखी करने वाला है। और ऐसा लगता है कि जैसे स्कूलों में जो नैतिकता है उसका पाठ शायद पढ़ाया नहीं गया है इन व्यक्ति को। लेकिन जो आपका सवाल है उसमें दो या तीन बातें ऐसी हैं कि जिनको बताना जरूरी है कि इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो दशमत रावत है, आदिवासी पीड़ित व्यक्ति है, उसे अपने घर बुलाया और उससे उसके पैर धोए। सबसे पहले सबसे बड़ा जो प्रश्न है मेरे मन में, ये मेरी खुद की जो है जिज्ञासा है, मैं समझना चाहती हूँ, अगर कोई पीड़ित है तो लंबी दूरी तय करके वो सीएम हाउस पहुंचा, उसके बाद उसका सम्मान हुआ। मेरे हिसाब से अगर कोई पीड़ित है और इस तरह से उसके साथ शोषण हुआ है, उसे यातना दी गई है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जनप्रतिनिधि के नाते मैं उसके घर जाकर जो है उसकी वेदना सुनूं। क्या मेरा ये कहना सही है पंकज? बिल्कुल सही है। मैं इसी बात जी, लगता है फिर से कोई समस्या आ गई है। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सनवारा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार इस तरह की बातें और सीएम का ये करना कि पैर धोकर उसे सर माथे पर लगा देना, क्या सब कुछ अब हो गया है, साफ हो गया है कि जो कुछ हुआ, अब जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हो गई है और सम्मान जो
ट्राइबल जगत को मिलना चाहिए था या फिर पीड़ित आदिवासी व्यक्ति को मिलना चाहिए था, वो मिल गया तो सब कहानी खत्म? सबसे पहले तो इसके दो पहलू, पहला पहलू राजनीतिक, दूसरा सामाजिक। राजनीतिक पहलू को तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने डील कर दिया जी। जो राजनीति इस पे होनी जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है। अभी हमारे एक बहुत ही एजुकेटेड गेस्ट ने बताया कि एजुकेशन के कारण ये पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन पहले एयर इंडिया के प्रेस्टिजियस फर्स्ट क्लास के अंदर भी एक व्यक्ति ने ऐसी हरकत की थी, उससे शिक्षा का अभाव नहीं था। राइट। ये समाज है जिस समाज के अंदर अभी जो मुख्यमंत्री जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, जो आगे वो संभव कर पाएंगे करेंगे, कारण उसका राजनीति है, समाज नहीं। क्यों? ये घटना जो रिपोर्टेड है वो है 2020 की जी। आज हम बैठे हैं 2023 में। क्या 3 वर्षों तक ऐसी घटना किसी के संज्ञान में नहीं आई? क्या वहां पे और भी ये जो वीडियो सर्कुलेट की गई है, जो मुझे लगता है ये जो वीडियो सर्कुलेट की गई है सोशल मीडिया पे, चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी कि चुनावी माहौल क्या हो और इस वीडियो को सर्कुलेट किया जाए। तो जिन व्यक्तियों ने ये सर्कुलेट 2020 की घटना को 2023 में किया है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आ रहा हूं मैं दूसरे सामाजिक पहलू जी। कोई भी राजनीतिक दल होगा, उस राजनीतिक दल को सिर्फ अपनी वोट शेयर प्राप्त करने के लिए समाज को ठीक करना किसी राजनीतिक दल ने आज तक, मेरे जहां तक मैं देख पाता है, होंगे मेरी नजर में कोई नहीं आया जो समाज को ठीक करना चाहते हैं। उनको सिर्फ असेंबली, पार्लियामेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत, इसके अंदर सत्ता लेनी है। इनका ध्येय सत्ता है, समाज सुधारने। जब तक आप राजनीतिक दलों से पूछेंगे ये क्या हो गया, या किसी भी राजनीतिज्ञ से पूछेंगे, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करेगा। इसका एक उदाहरण देता हूँ। चंडीगढ़ में वर्ष 2007 के अंदर, तारीख अभी भी याद है मुझे, 5 अप्रैल 2007, कांग्रेस शासित सरकार थी केंद्र में। एक व्यक्ति ने एक अनुसूचित सदस्य महिला के साथ बहुत एट्रोसिटीज की। मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो मेरे पास आए, मेरा दायित्व था, मैंने उनका केस लिया, प्रो बोनो पब्लिक को लिया। उनसे कोई पैसे, उनके पास समर्थ नहीं था कि वो फी दे पाते। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैंने संघर्ष किया, कोई एफआईआर नहीं। पुलिस जो डीएसपी थे उनकी गर्दन ऐसे हिलती थी, कुछ नहीं हुआ। सबूत लेके आए, हम सबूत भी ले आए। हमने उनके जिन लोगों ने एट्रोसिटीज की थी, उन्होंने कोर्ट में मान लिया कि उन्होंने एट्रोसिटीज की है। फिर आती है भाजपा सरकार, एफआईआर दर्ज हम कराते हैं अपनी मेहनत से, सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं। सरकार कुछ होने नहीं देती, चाहे ये कांग्रेस सरकार है, चाहे भाजपा सरकार है, चाहे कोई और सरकार है। इनको सिर्फ जो आज ये इन्होंने पांव धोए हैं, जो मेरा मानना है, ये पांव सिर्फ सोशल मीडिया के डर के कारण दिए। वरना सन 2020 में जब ये वाकया कथित तौर पे कहा गया है कि ये हुआ, वो सन 2020 था, कोविड का दौर था। बहुत बड़ी बात कही आपने कि सोशल मीडिया का भय जो है वो दिखा है कि सीएम की जिस तरह से। बिल्कुल। हमारे साथ अगर डॉक्टर अभय ओरी जुड़े हुए हैं तो मैं उनके पास जाना चाहूंगी या समझना चाहूंगी कि लंबे समय से मध्य प्रदेश की धरती पर वो आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार को वो किस तरह से आंकते हैं, आदिवासियों की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है या फिर उनकी स्थिति पहले से बदहाल हो गई है? डॉक्टर अभय ओरी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मेरे प्रश्न का उत्तर। देखिए मैम, जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हालात हैं वो उसमें कोई ज्यादा सुधार दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी इतना अच्छा नहीं है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही खराब है। आज जी, मुझे लगता है कि लगातार तकनीकी समस्या से बात अधूरी रह जा रही है हमारे विशेषज्ञ की और हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। पंकज जी, आपसे निवेदन है अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप भी पत्रकारिता से जुड़े हैं और लंबे समय से पत्रकारिता मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। शिवराज चौहान सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों की स्थिति कितनी सुधरी? नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो
मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर कमलनाथ का कुछ अभी 1.5 साल का छोड़ दें और उसके बाद किस तरीके से सरकार बदली, तो मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार वोट बैंक को देखते हुए, कि जो वोट बैंक की राजनीति है उसको देखते हुए आदिवासियों के लिए काम किया है। और पिछले 2021 से आप देखेंगे कि जो चुनाव मोड है 2023 के लिए, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश आना हो या अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उनका आना हो, और आदिवासियों की लगातार योजनाएं बनाना, और पिछले करीब 2-2.5 सालों से लगातार आदिवासी वोट बैंक को फोकस करके जो भारतीय जनता पार्टी वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो दिक्कत आई थी वो आदिवासियों के वोट बैंक से ही आई थी। करीब 22% का वोट शेयर है मध्य प्रदेश में आदिवासियों का, और उसमें जो 30 सीटें थी वो कांग्रेस को मिली थी। इस वजह से भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार वो गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है, क्योंकि अब चुनाव में मात्र 4 महीने का समय बचा है। तो भाजपा का पूरा फोकस आदिवासी वोटों पे है, क्योंकि सिंहासन का रास्ता आदिवासी वोटों से होकर जाता है। तो ये जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर स्ट्रेट टॉक में, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अभय ओहरी जी, जो कि आदिवासी नेता हैं, उनसे और ज़्यादा स्पष्टता से समझ सकें कि आखिर आदिवासियों की जो वहाँ पर स्थिति है। जैसा कि पंकज सोनी ने बताया कि थोड़ी बहुत जो है स्थिति सुधरी है, कोशिश दिख रही है शिवराज सरकार की कि उनको कहीं ना कहीं से जो है उत्थान की तरफ आगे लेकर जाया जाए। सिद्धार्थ सनवारिया भी जुड़े हुए, उनसे भी इस मसले पर और समझने की कोशिश करेंगे कि आरोपी पर एनएसए लगाना क्या न्याय का हो जाना समझ लिया जाए। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल, और मैं चाहती हूँ कि पंकज के पास जाया जाए और उनसे समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने शिक्षा की तो बात कही, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी कि चुनावी वर्ष है, जो भी कुछ यहाँ पर घट रहा है इसे चुनाव से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के इस एक्शन के बाद जो नाराजगी है, क्या वो खत्म हो जाएगी? पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है मुझे। जी, आप कृपया अगर आपने मेरा प्रश्न सुना है तो उसका उत्तर दे कि चुनावी वर्ष है, इसीलिए बहुत ज्यादा लाइमलाइट और फिर ये सोशल मीडिया का डर, जैसा कि सिद्धार्थ सनवारिया ने कहा था। बिल्कुल, ये जो बात कही है हमारे पैनलिस्ट ने कि सोशल मीडिया, लगातार समस्या आ रही है लगता है। पंकज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर अभय ओहरी जी, अगर आप सुन पा रहे तो मैं आपसे प्रश्न का उत्तर समझना चाहूंगी। जी मैम। जी डॉक्टर अभय ओहरी जी, आप लंबे समय से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये चुनावी वर्ष और सोशल मीडिया का भय इतना ज्यादा फैल गया है, इस पेशाब कांड को लेकर किस तरह की कार्रवाई हुई है और इससे अब सब कुछ ठीक हो गया है? डॉक्टर अभय। देखिए मैम, इसके पहले भी 2018 के पहले जितने भी इस तरीके के सोशल मीडिया के जो मूवमेंट हुए थे, उससे सरकार में कहीं ना कहीं भय तो है, क्योंकि पिछली बार सत्ता सरकार सिर्फ इसीलिए गंवाई थी, जा चुका है आदिवासियों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से कई मुद्दे जो है धरातल के, वो उठाने के लिए युवा तैयार हो गए हैं, और इन युवाओं के कारण ही आज सरकार और जो जिस तरीके से एक सोशल जस्टिस की लड़ाई संगठन लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत आधार स्तंभ बना है। जी। तो नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, चाहे सीधी लगातार समस्या आ रही। तो सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, जो भी जितना कुछ मुझे समझ आया, चाहे वो पंकज जी की बात हो, चाहे वो डॉक्टर अभय ओहरी की बात हो, वो जवाब देने के लिए मजबूर किया था। जी 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 जी। सिद्धार्थ जी, आपने सुना डॉक्टर सरकार कहीं ना कहीं प्रेशर में दिख रही है। जी, मैं समझना चाहूंगी सिद्धार्थ सनवारिया जी। सिद्धार्थ जी, आपने पंकज जी की बात सुनी, चुनावी वर्ष है, सोशल मीडिया का डर वो भी मानते हैं, और डॉक्टर अभय ओहरी वो भी मानते हैं कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक बड़ा जिम्मेदार रहा है बीजेपी की जीत में भी और बीजेपी की हार में भी। एनएसए को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एनएसए का लगाया जाना इस तरह के कांड में कितना उचित मानते हैं? क्या सबसे कठोर कानून इस तरह के कांड में जायज है? इसे कितना जायज ठहराया जा सकता है? कानूनी प्रक्रिया में समझने की कोशिश कर रही हूँ।
अपराध तो राष्ट्र के विरुद्ध ही हुआ है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के ऊपर ये घिनौनी हरकत की गई वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है, ये राष्ट्र के विरुद्ध कार्य किया गया है उस व्यक्ति द्वारा, जिसको मैं पहले तो चाहूंगा कि उसका मानसिक संतुलन देखा जाए कि जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया है क्या वो मानसिक तौर पे मानसिक रूप से स्वस्थ है, मुझे नहीं लगता। वो व्यक्ति और ऐसे कई व्यक्ति जो अपनी दबंगपन को एक कैरेक्टर बना के सड़कों पे घूमते हैं, इनका तो मेंटल डिजीज है, ये तो पागल लोग, उन्होंने सारे समाज को खराब किया हुआ है। एनएसए लगाना या कोई ऐसी कार्रवाई करना जिससे पब्लिक खुश हो, किसी विशेष वर्ग को ये लगे कि कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अगर आप अदालत जाएंगे, कचहरी जाएंगे तो वहां पे कार्रवाई होती दिखती नहीं, किसी को न्याय मिलता दिखता नहीं। जो भी पीड़ित पक्ष होता है वो थक जाता है कि मैं न्यायालय में नहीं जाना चाहता, उसकी कमर टूट जाती है। हमारे देश के अंदर अगर कानून कमजोर है वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो न्यायिक प्रणालियां हैं उसके ऊपर इतना प्रेशर है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए जो न्यायाधीश है उनकी संख्या बहुत कम है। एक व्यक्ति कितने केस डिसाइड कर दे? जब इतने वर्षों से प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी हमारे पूरे देश में 1108 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, उनको 11,800 कर दीजिए। क्या हमारे देश में 11,000 ऐसे व्यक्ति नहीं है जो न्यायाधीश बन सके? क्या हमारे देश के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो 11,000 न्यायाधीशों को बना सके? जी। लोग ये कहते हैं बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत आसानी से की जा सकती है। अपॉइंट जजेस, क्रिएट मोर कोर्ट्स, लेकिन सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि सरकार के ऊपर ही सारी बात आई। इस बुलडोजर जस्टिस को, सिद्धार्थ जी, बुलडोजर जस्टिस, एनएसए बुलडोजर जस्टिस कितना सही है? किस दिशा में जो है भारत एक लोकतांत्रिक सभ्य समाज के लिए कितना ये नकारात्मक जो तस्वीर है? जी, ये बुलडोजर किसी के घर पे नहीं चला, ये बुलडोजर कानून पे चला है, कानूनी प्रक्रिया पे चल रहा है। अगर वो इलीगल स्ट्रक्चर थे तो पहले क्यों नहीं बुलडोज किए गए? ये तो ज्ञान था ना, सरकार को पता था अगर इनका घर इलीगल है तो साथ वाला घर भी तो इलीगल होगा, उसको कैसे छोड़ दिया? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जब तक हमारी न्याय प्रणाली सुदृढ़ नहीं की जाएगी, अच्छे न्यायाधीशों द्वारा न्याय नहीं दिया जाएगा, तब तक आप ये मत समझे कि समाज में कोई भी व्यक्ति कानून पे विश्वास कर पाएगा। आज आप सड़क पे जाइए, लोग थानेदार से डरते हैं, पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। उनको पता है कि जो करना है पुलिस ने करना है, जब तक कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में 20 साल लग जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा मेरी जो आपत्ति है, हमारे देश को कई दशक हो गए स्वतंत्र हुए, आज भी हमारे पास आदिवासी है, भारतवासी क्यों नहीं? ये शब्द जी आदिवासी क्यों आज प्रचलन में है? क्यों हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट है? क्यों हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स है? क्या हम 70 वर्षों में किसी भी कास्ट को बराबर नहीं कर पाए? क्या हम उनको इक्वालिटी का दर्जा देने में असमर्थ हो चुके? अगर 70 वर्षों की छोड़ दीजिए, पिछले 9 वर्षों का देख लीजिए। 70 वर्ष में तो हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, पिछले 9 वर्षों में बहुत हुआ। अभी 1 वर्ष और है, और अगली बार भी जिस तरीके से ऑपोजिशन की यूनिटी मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगला मुख्य प्रधानमंत्री भी मैं नरेंद्र मोदी को ही देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑपोजिशन जिस तरीके से खड़ा होना चाह रही थी नहीं हो पाएगा। तो क्या 70 वर्षों में जो नहीं हुआ, तो पिछले 9 वर्षों में तो आदिवासी खत्म होने चाहिए थे, वो भारतवासी होने चाहिए थे। 2020 की ये घटना जो है ऐसी रुकनी चाहिए थी। इसका दायित्व कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति मुर्मू का भी जिक्र किया, जो कि आदिवासी नेता थे डॉक्टर अभय ओरी जी, उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब राष्ट्रपति महामहिम जो हैं वो खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो बीजेपी का जो ये कहना, ये श्रेय लेना कि हमने एक आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा सिर्फ प्रतीकात्मक दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति का एक प्रतीकात्मक एक्शन। हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारतवासी हैं, एक भारतीय है, प्रथम भारतीय है। मैं उनको आदिवासी के रूप में नहीं देखता।
बीजेपी ने किसको बनाया मुझे पता नहीं, वो वोटिंग होती है, उन्होंने वोट दिया होगा, लेकिन बनाया तो मेरे वोट से है। मैंने अपने राष्ट्रपति को चुना है, वो मेरे राष्ट्रपति, किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रपति नहीं। ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं कहेंगी कि हमने अब्दुल कलाम को बना दिया, हमने श्रीमती मुर्मू जी को बना दिया, ये पॉलिटिकल पार्टीज का कार्य वोट लेने तक सीमित है, करते हैं, लेकिन आखिरी में तो वोट तो मेरा गया है, एक नागरिक का वोट है, जिसके वोट के कारण प्रधानमंत्री कॉलेजियम बनेगा और वो कॉलेजियम को इलेक्ट करेगा, तो आखिरी में तो इट इज फ्रॉम द सिटीजंस। ये जो रेस चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज की चैंपियनशिप के लिए, कोई कहता है कि मैं सबसे बड़ा केयर टेकर हूँ, मैं इन भारतवासी जो जंगलों में रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका मैं सबसे ज्यादा ख्याल करता हूँ। ये वो कौन होते? तो सरकार का, अगर आप खुद कर रहे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने दम पे क्या किया? सरकार ने तो वो करना है जो पॉलिसी डिसीजन होगा। लेकिन ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, शिवराज जी के ऊपर बहुत प्रेशर है, कांग्रेस पे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति ना करे, ये सामाजिक समस्या है, इसको खत्म करे। लेकिन राजनीति होती है तभी उन समस्याओं को जो प्रमुखता मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, और फिर समाधान की तरफ भी जो है सरकारें इस प्रेशर में आती हैं, और वो समाधान सिर्फ चुनाव है उनका, वो इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए नहीं करते। नहीं तो आज जब हम भारत जिस राष्ट्र में हम बैठे हैं, 1947 में स्वतंत्र हुए, और इसी समाज से, जिस समाज के ऊपर ये एट्रॉसिटी की गई, बिरसा मुंडा जी जिन्होंने संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए, ये सारा वही हमारे समाज का अभिन्न अंग है, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। एक ब्रेक ले लेते हैं। आज सिर्फ कुछ जी बात पूरी कर ले, फिर ब्रेक लेते हैं। आज सिर्फ तुच्छ राजनीति के लिए कुछ दल, चाहे इसके अंदर बीजेपी है, चाहे इसके अंदर कांग्रेस है, चाहे इसके अंदर कोई और भी दल है, ऐसी हरकत ना करें। ये सामाजिक त्रुटि है, इसको मिलके समाज से दूर करें। एक ब्रेक लेते हैं इसी नोट के साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक आखिरी कोशिश फिर से करेंगे कि डॉक्टर अभय ओरी जी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि वो खुद आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं और वो सबसे ज़्यादा इस पीड़ा को समझ पाते हैं। मध्य प्रदेश की धरती से सीधा हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभय ओरी जी, अगर आप सुन पा रहे तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या शिवराज चौहान सरकार जो है लंबे समय से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी जो है, सत्ता विरोधी लहर जो है आदिवासी समुदाय में कितनी देखी जा रही है, जिससे कि शिवराज चौहान को तुरंत फौरी एक्शन लेना पड़ा, और इतना जो है ऐसा एक्शन लेना पड़ा कि सबने बात मान ली कि एनएसए लग गया है, बुलडोजर चल गया है, तो और खुद सीएम हाउस में पीड़ित को बुलाया गया। तो क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़ा जो है वार करने में, या फिर उस पर उस समस्या का समाधान कर पाने में शिवराज चौहान दिख रहे हैं सफल होते? डॉक्टर अभय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इससे जी मैं नहीं मानता कि इससे एंटी इनकम्बेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीमच की जो घटना हुई थी तब हम नीमच गए थे, हमने नीमच में बहुत बड़ा आंदोलन किया था उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जी। तो देखिए आज तक उस पीड़ित परिवार का न तो मकान बना है, न उसके परिवार के किसी व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी है सरकार ने। तो ये चीज आप देखेंगे कि सिर्फ सरकार उस समय तात्कालिक रूप से जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए प्रयास करने का कोशिश करती है, पर ये थोड़े दिनों बाद सरकार खुद भूल जाएगी इस पूरे प्रकरण को और चुनाव आ जाएंगे। अब अभी चुनाव का जो आया है सिर पे है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से सरकार को कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है पहले जी। आदिवासी समुदाय की सबसे बड़ी समस्या किसे पाते हैं? अगर मैं बीते कुछ वर्षों में शिवराज सिंह चौहान सरकार की बात करूं तो आप सबसे बड़ी समस्या इस सरकार के दौरान क्या नजर आती है आपके सामने? देखिए मैम, ये जो आदिवासी समुदाय है ये शुरू से पिछड़ा हुआ समुदाय है और ये बहुत भोला भाला समुदाय है। ये हमेशा सरकारों पे भरोसा करता है और सरकार
को ये मतलब सरकार को मानता है कि सरकार हमारा कुछ उद्धार करेगी, पर सरकार पिछले 18 सालों में इनका उत्थान करने में नाकामयाब रही है। अभी उन्होंने पेशा कानून लागू किया है, पर पेशा कानून का मतलब होता है कि आदिवासी सशक्त और उनका सशक्तिकरण हो। पर जिस तरीके से इस पे घटनाएं हो रही है, तो ये सामने दिख रहा है कि आदिवासी समुदाय को अधिकार अभी भी आज भी नहीं मिले हुए हैं। वो गरीबी की जीवन जी रहे हैं और उनका जो मेन है वो पलायन जो कर रहे हैं, वो रोजी रोटी की तलाश में पलायन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये स्थितियां निर्मित हो रही है और इस तरीके के जो दबंग लोग हैं वो आदिवासियों के साथ ऐसा काम करने की हिम्मत कर रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो अभियान चलाना चाहिए वो सामाजिक उत्थान के लिए आदिवासियों के लिए प्रयास करने। जी, तो समस्याएं बहुत है अभी भी। जी, अभय जी ने कहा। पंकज जी, अगर आप सुन पा रहे तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये स्पष्ट लग रहा है कि आदिवासियों में भी नाराजगी, एक एंटी इनकम्बेंसी की बात उन्होंने मानी है कि है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो बीजेपी गवर्नमेंट के सामने दिख रहा है। ऐसे में मैं समझना चाहूंगी, कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? जो आदिवासी समुदाय है वो किस तरफ देख रहा है या किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? कुछ सर्वे भी बीते समय में सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर फायदे में नजर आ रही है। पंकज जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, सनवारिया जी के पास जाना चाहते हैं। लगता है पंकज जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे। फिर से पंकज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि एक प्रेशर बीजेपी की सरकार पर दिखता है, आपने खुद भी कहा, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की आदिवासी समुदाय के बीच बात मानी है। जो आदिवासी नेता हैं डॉक्टर अभय ओहरी जी, उन्होंने ये बात मानी है कि वो नाराज है कहीं ना कहीं शिवराज चौहान सरकार से, और इस काम के बाद भी, इस तरह के न्याय के बाद भी जो उनका गुस्सा है वो शांत नहीं होने वाला है। सिद्धार्थ सनवारिया जी। एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के साथ चलता है। ठीक, बिल्कुल सामान्य है। लोगों की उम्मीदें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। वादे तो हर पॉलिटिकल पार्टी पहुंच होती है और उनको भी पता होता है कि उन वादों के ऊपर वो काम नहीं करते। क्या फायदा कांग्रेस को जाना चाहिए या किसी और दल को जाना चाहिए या समाज को जाना चाहिए? प्रश्न ये है। जब तक हम बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा उस प्रश्न तक सीमित रहेंगे तो ये घटनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। समाज को फायदा कौन पहुंचाएगा? समाज को फायदा कैसे पहुंचाना है? हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो क्यों 70 छोड़िए 9 वर्षों में भी क्यों ठीक नहीं हो पाया? ऐसा क्या हो रहा है कि जो दलित समाज है उनके कुछ जो स्वर्ण वर्ग है दलित के, जिसके दादाजी फाइनेंशियल कमिश्नर रिटायर होते हैं, उनके बेटे फाइनेंशियल कमिश्नर रिटायर होते हैं और उसी दादा के पोते आज कहीं पर डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट होते हैं क्योंकि रिजर्वेशन। क्या ये जो रिजर्वेशन है वो समाज के अंदर ठीक से जा रही है? क्या उस लेयर को जिनको फायदे पहुंच चुके हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के लिए रह गया ये रिजर्वेशन? ये जिस व्यक्ति के ऊपर ये अपराध हुआ है 2020 में, क्या उनके परिवार में से कोई प्रशासनिक अधिकारी है? क्या जो रिजर्वेशन का फायदा जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए थे आर्टिकल 38 के, क्या वो सरकार ने इन तक पहुंचाया? क्या सरकार को दिखता नहीं, चाहे बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार? 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो 9 वर्षों में कर ली। अभी 1 वर्ष और पड़ा है। अगली प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही है। उनको वो इससे आगे की रूपरेखा बनाए और ये देखें कि क्या ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को जहाँ पे अभाव है, जैसे अभी हमारे अभय जी भी कह रहे थे पिछड़ा वर्ग, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो रिजर्वेशन आरक्षण की प्रावधान दिया गया था। क्या इस पिछड़े वर्ग से कोई आईएएस नहीं बनता? बिरसा मुंडा जी अगर अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, एक रणनीति ला सकते हैं विल्किंसन के अगेंस्ट, जो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, तो इनके अंदर काबिलियत की कमी तो नहीं। हमारा समाज का जो वर्ग, जिसे हम खोल कहते हैं, जिसके अध्ययन के एक सदस्य के ऊपर शेड्यूल ट्राइब कहा, जिन्हें कई लोग आदिवासी कहते हैं, मैं उनको भारतवासी कहता हूँ, क्या उनमें किसी क्षमता की कमी है? बिल्कुल नहीं। कमी है सिर्फ उस बैरियर को तोड़ने की, जिस बैरियर के अंदर छलनी की तरह जहां पर क्रीम फंस जाती है,
वो आगे नहीं आने देगी। तो जो पर ये सामाजिक बैरियर तो लगातार बन रहा है। ये वीडियो क्योंकि ये घटना कैमरे में कैद कर ली गई थी, इसलिए ये सामने आ गई और वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया गया, लेकिन ऐसी कई घटनाएं होंगी जो रिपोर्ट नहीं होती होंगी। जो होती नहीं जी, ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो पॉलिटिकल स्टंट मैं कहूंगा। जो वाक्य 2020 का है उसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए लीक की गई है, लेकिन इससे ये नहीं है कि ये हो नहीं रहा। एवरी डे अभी हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एट्रॉसिटी हो रही है जाति के नाम पर। इसको रोक नहीं सकते आप। हो सकता है कोई वीडियो बना रहा होगा, वो रख रहा होगा कि या तो मैं जाऊं कुछ अपना फायदा देखूं, नहीं होता तो मैं फिर इसको चुनाव में छोड़ दूं। ये जिस व्यक्ति ने भी रिलीज की है उसके ऊपर भी षड्यंत्र का पर्चा दर्ज होना चाहिए। पहले क्यों नहीं जी, 2020 की घटना है, पहले क्यों नहीं? मैडम, हमारा समाज उन ठेकेदारों के हाथ में है जिनको सिर्फ अपने घर में है। अभी हरियाणा का चुनाव आ रहा है। हरियाणा में करप्शन सबसे मुख्य इशू बनेगा। बीजेपी की सरकार है, मैं कहता हूं हरियाणा की सरकार है, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व कहता है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जितनी करप्शन हरियाणा में रिपोर्ट हो रही है आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, इतनी तो मेरे ख्याल से किसी और राज्य में होगी। जो हमारे यहाँ जोड़ना चाहूंगी, समाप्त करना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी सनवारिया जी कि जो हमारे देश की जनजातियों का हाल है, जो आदिवासियों का हाल है, आप मणिपुर की हिंसा को देख लीजिए। प्रमुख जो तमाम प्रमुख मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, वो मणिपुर हिंसा को किस कदर से उसको प्रस्तुत कर रहा है, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसका, और उस पर केंद्र सरकार का जो रवैया है, ये सबको पता है कि वो क्या रवैया, कितनी प्राथमिकता मिल रही है मणिपुर की हिंसा को के एक वास्तविक समाधान की कोशिशें भी अभाव इसका दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन क्या बात है कि भारत में अब भी जो आदिवासी है उनको शोषण, उनको अत्याचार का सामना करना पड़ता है, और सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव में, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने ये माना है, लगभग तीनों पैनलिस्ट ने ये माना है कि सोशल मीडिया का दबाव इस कदर बढ़ गया है कि सरकारों को, पार्टियों को कार्रवाई करनी पड़ती है, बुलडोजर चलाना पड़ता है, एनएसए लगाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि दबंगों को आखिर ये अधिकार कैसे मिल जाता है कि वो किसी भी पिछड़े या फिर कमजोर वर्ग के व्यक्ति के ऊपर इस तरह से शोषण करे, इस तरह से अत्याचार करे, और उसके बाद जो स्थानीय विधायक हैं कह देते हैं कि मेरा इस नेता से, इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। आखिर लेना देना कैसे नहीं है? कई पोस्टर्स हैं, ये साफ दर्शाते हैं कि वो उनके प्रतिनिधि रहे हैं या फिर उनके लिए काम करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, लेकिन साथ ही फीडबैक देना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि info@justbroadcasting.com पर आप अपना ईमेल भेजना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल का आपके इंतज़ार रहता है। दोबारा होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।